चलिए देखिए सवाल दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए भैया संख्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे दी गई संख्याएं दिया है संख्याएं 6 और 20 हैं। ठीक है बाबू, लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 20। 6 का गुणनखंड कर देंगे तो जाएगा 2 गुणे 3। 20 का कर देंगे 2 दूना के 4 पचे 20। अगर ऐसे आ जाए 20 का गुणनखंड आ जाए तो आप पहले इसको कर देंगे 2 दहा में 20, ऐसे कर लेंगे। फिर 2 गुणे 10 को तोड़ देंगे 2 गुणे 5, आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही आ जाए 60 आ जाए तो इसको तोड़ देंगे 6 गुणे 10, इसको तोड़ देंगे 2 3 6 और इसको तोड़ देंगे 2 पचे 10, आपका गुणनखंड तैयार हो गया। ठीक है भैया, आपका गुणनखंड तैयार हो गया। आप ऐसे गुणनखंड इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं पहले इसका एचसीएफ। ठीक है भैया, अब एचसीएफ का मतलब होता है मासा, याद रखिएगा भैया, एचसीएफ का मतलब मासा। अब मासा क्या करेंगे, दो संख्या दी, दोनों संख्याओं में जो मिलेगा वो हमारा मासा होता है, और दो संख्याओं में जो मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे। जैसे देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, इस 2 को हम उतार लेंगे। और देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 और 5 है, ऊपर नहीं है, तो ये एचसीएफ हमारा हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम। ध्यान समझिएगा, यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं। एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे बाबू, दोनों में जो मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए दोनों में 2 मिल गया, 2 लिख लिए। अब ये 2 है, इसमें नहीं है, इस 2 को उतार लो। फिर 3 देखिए इसमें नहीं है, इसको भी उतार लो। 5 देखिए किसी में नहीं है, इसको भी उतार लो। अब सबका गुणा कर दो, तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे गुणा करने के लिए आए, जैसे इसी को हमको गुणा करना है तो आप ऐसे गुणा करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसान हो जाएगा। मतलब 5 का ऐसी संख्या में 2 3 में गुणा करिए कि 0 आ जाता है। गुणा करेंगे अगर इसका हम, तो 5 दूना के 10, 10 आ गया। इससे गुणा कर दो 2 3 6, अब गुणा कर दे 6 दहा में 60, ऐसे गुणा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए भैया दिया है संख्याएं, दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो दी गई संख्याएं 96 और 404 है, तो लिखेंगे हम इसको 96 और लिखेंगे 404। ठीक है, चलिए अब 96 का हम गुणनखंड करते हैं। 96 का हम गुणनखंड करेंगे बाबू, तो कर लीजिए ऐसे 96 का, काटिए इसको, ऐसे काटेंगे हम लोग, 2 से काटिए, 2 चौको 8, एक बच जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी 1 2 3 4 5 ठे 2 है, 1 1 2 3 4 5 ठे 2 है और 1 ठो 3 है। अब 404 का काटेंगे तो 404 का देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, फिर यह 1 से ही कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकता। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछ रहा है कि इनका आप एचसीएफ बताइए, तो पहले एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या बोले हैं भैया, जो दोनों में मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे, तो चलिए 2 हो गया। फिर देखिए एक और 2 मिल रहा है, इसको उतार लेंगे। अब देखिए इसमें 2 2 2 3 है, अब इसमें कोई नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है, तो इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया भैया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम, समझिएगा ध्यान से, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है,
ऐसे लगाएंगे इसको। तो लिखते हम लोग बराबर एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना है 96, गुणे दूसरी संख्या कितना है 404 और बटे एचसीएफ कितना है 4 आया है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, काटिए, इसी को काटिए 4 से, 4 एक कम 4 0, 4 एक कम 4 कितना हो गया 96 गुणे 101, पूरा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 96 6 0, फिर 96 शून्य में सुनना तो 96 तो 9 हो जाएगा, फिर 96 एकम 96, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 96 96। ठीक है भैया, उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 96 96। चलिए अगला सवाल दिया है, संख्याएं 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 संख्याएं दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा बाबू, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी कर सकते हैं आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 72 का कर देंगे। 72 कैसे करिए जैसे बताया है, कोई पारा पर लीजिए, 9 8 72, 9 को तोड़ दीजिए 3 3 के 9, 8 को तोड़ दीजिए 2 दूना के 4 दूना के 8, क्रम से लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 120 है, इसको तोड़ दीजिए, 0 है तो 10 लगा दीजिए, इसको 12 लिख दीजिए, 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूना के 4 3 12 और 10 को कर दीजिए 2 5 10। 120 है, इसको तोड़ दीजिए, या 10 कर दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, 10 को 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूना के 4 3 12 और 10 को लिख दीजिए 2 5 10। ठीक है, हो गया गुणनखंड, इसको क्रम से कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 देखिए 3 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा। अब एचसीएफ हम क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब मासा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जो तीनों में मिलेगा ना उसको उतारेंगे, जो तीनों मिलेगा उसको लिख लेंगे, हमारा मासा हो जाएगा। देखिए 2 मिल रहा है तीनों में, 2 उतार लीजिए, फिर देखिए अब 2, अब तीनों में नहीं, अब 3 देखो 3 3 3 मिल गया तीनों में, 3 उतार लीजिए, बस अब कोई नहीं है, इसमें 2 ही संख्या है। अब इन दोनों में मिल के क्या फ़ायदा है, जब इसमें कोई नहीं मिलेगा इनका हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू एचसीएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, चलिए अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा ध्यान से यहीं पर। अब एलसीएम में जो दोनों में मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे, जो 2 में मिलेगा उसमें से भी एक लिखेंगे, जो किसी में नहीं मिलेगा उसको भी उतारेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोनों मिल गया 2 2 उतार लिए, फिर ये 2 में से 2 मिल रहा है तो 1 2 उतारेंगे, फिर देखिए 2 में से 2 मिल गया तो 1 2 उतारेंगे, 3 में से देखो तीनों में 3 मिल गया तो 1 3 उतार लेंगे, 3 देखो 1 में अब इसमें नहीं है तो इसको उतार लेंगे, 5 देखो किसी में नहीं है तो 5 को उतार लेंगे, इनका गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 5 40 हो गया 40। ठीक है, और हो जाएगा 3 3 के 9, गुणा कर दीजिए, 9 4 36, 1 0 लगा देंगे। तो बताइए भैया एलसीएम कितना हो गया हमारा, बोलेंगे 360 हो गया। यही आपका प्यारा सा आंसर है। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। बाबू पहला सवाल हमारा है, इसमें देखिए नंबर 1 सवाल दिया हुआ है 140, इसको हमको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। चलो अब देखिए 140 दिया है, हम इसको हल करेंगे बाबू, हल करेंगे, लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो समझिएगा ध्यान से बाबू, अगर 140 अगर 0 लग करके संख्या आ रही है, जेठ 0 है, एक के आगे तठ 0 लगा दीजिएगा और 0 के बगल में जो है ना उसको लिख दीजिएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, 2 7 14, इसको तोड़ दीजिए 2 5 10। अब इनको क्रम से लिख दीजिए बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब इसको हमको
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर क्या करेंगे भैया, जो इसमें संख्याएं बची हुई हैं उनको लिख लेंगे। देखिए 2 2 2 ठे है तो 1 2 लिख करके उसके पावर 2 लगा देंगे, फिर गुणे 5, देखिए 1 है तो 1 5 लिख के उसके ऊपर 1 लगा देंगे, फिर देखिए 7 1 है तो 7 के ऊपर 1 लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा भैया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। किसका, तो लिख सकते हैं आप 140 का। ठीक है भैया, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, लिखे या ना लिखे बातें की, गुणे 7 की पावर 1। चलिए भैया दूसरा सवाल लिखते हैं। दिया है 156। अब इस 156 को हमको गुणनखंड के गुणनफल रूप में लिखना है। ठीक है भैया, तो लिखेंगे हम लोग 156 का गुणनखंड। अब 156 का गुणनखंड करिए। ठीक है, अगर वैसे नहीं आ रहा है तो ऐसे गुणा कर लीजिएगा भैया, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 बच जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3, फिर 3 तरीके 9, फिर 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, कितना बचा भैया, तो बोलेंगे 2 ठे 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। तो लिखेंगे नीचे 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। देखिए 2 कितना है बाबू, तो बोलेंगे 2 ठो है, 2 की पावर 2 कर देंगे, गुणे 3 एक ही है 3 कर देंगे, 13 एक ही है 13 कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा दिया है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में लिखिए। ठीक है भैया, तो लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, यहाँ पर करिए भैया, तो हो जाएगा 3825। आप जानते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 5 होता है तो 5 से कटता है, 5 से काटिए इसको, 5 से काटिए। ये जानते हैं कि सबका योग अगर 3 से कटता है तो 3 से भी कटता है, तो 5 से काटिए, चलिए कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा या 3 से काटिए, 3 से काटिए, देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 से 18 कट गया, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, काटिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, फिर देखिए 7 5 12, 12 2 14 15, 15 में फिर 3 से भाग चली जाएगी तो संख्या 3 से कट जाएगी, काटिए, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा तो 5 है तो 5 से कटेगा, काटिए 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, फिर देखिए 5 से कट जाएगा, काटिए, 5 एक कम 5, 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर यह 17 से कटेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कितना होगा भैया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। बताइए 3 कट है बाबू, तो बोलेंगे 3 2 ठो है, तो 1 3 लिख करके इसके ऊपर 2 लिख दीजिए, फिर गुणे 5 देखिए 2 है, 1 5 लिख करके ऊपर 2 लिख दीजिए, फिर गुणे कितना 17 है, 1 है 17 है। यही आपका आंसर हो जाएगा भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे 5005, समझिएगा ध्यान से भैया, का अभाज्य गुणनखंड, काटिए इसको, 5005 को काटिए बाबू,
देखिए 5 से कटेगा, काटिए, 5 एक कम 5, 0 0 1 हो जाएगा। फिर देखिए कैसे कटेगा, अब ये 7 से कट सकता है, देखिए 7 एक कम 7, बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 2, 7 त्रिक 21। फिर देखिए अब कैसे कटेगा बाबू, तो हमको लग रहा है 11 से कटेगा, काटिए, 11 कम 11, बच जाएगा 3, 11 3 33, फिर ये 13 से कटेगा, तो लिख दीजिए इसको 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप 5 1 है, 7 भी 1 है, 11 भी 1 है और 13 भी 1 है। ठीक है भैया, 13 भी 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है 7429 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए बाबू इसको हम लोग काट कर चेक करते हैं, देखते हैं कैसे कट रहा है, काटिए इसको। ठीक है भैया, चलिए अब ये कटेगा कम से कम 11 से तो कट सकता है, देखिए 11 छक्का 66, 67 68 69 70, 70 और 4, 7 4 11, 11 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 बचेगा, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 112, नहीं कटेगा ये, तो इसको काटिए आप 17 से, देखिए 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 के बाद 69 70 और 4 74, यानी 4 2 6 बच गया, 6 हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। फिर 17 3 51, 17 चौको 68, 69 70 और 4 6 बच गया तो 62 हो गया। 17 3 51, 17 3 51, 51 पर कितना बच जाएगा, 51 के बाद 11, 11 बचेगा, ये 9, 119 हो जाएगा, तो 17 70 119। ठीक है, चलिए अब कैसे कटेगा ये, अब 18 से तो कटेगा नहीं, अब ये 19 से कट सकता है, देखिए 19 दूना के 38, 38 39 40 और 3 5 हो जाएगा, तो 19 57 हो जाएगा, 19 दूना के 38 57, 19 3 57, 19 3 57 कट गया। फिर ये 23 से कटेगा, 23 से कम 23। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है भैया, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा, कितना संख्या दिया हुआ है 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप लिखना होगा, तो लिखेंगे 17 पावर 1 है, 19 की पावर 1 है और लिखेंगे 23 की पावर 1 है, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से या इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। चलिए भैया पहला सवाल दिया है 26 और 29, तो लिखते हैं हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 13 हो जाएगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो होता है 7 गुणे 13, 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है एचसीएफ, तो लिखेंगे हम लोग एचसीएफ बराबर जो दोनों में मिलता है वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं तो एलसीएम होता है। तो देखिए 13 13 दोनों मिल रहा है बाबू, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए, तो एलसीएम निकालेंगे। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 13, 13 लिखेंगे। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 देखिए नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख लीजिए, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को लिख दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए। सबका गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाबू गुणा कर दीजिए। 7 दूना के 14, 14 जाएगा तो फिर 14 14 42, 42 को 2 हासिल 4 का, 14 कम 14 4 18, 182 हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, चलिए अब जांच की बात कर रहा है तो लिखेंगे, जांच करके लिखेंगे। यहीं पर कह रहा है जांच कीजिए, तो जांच में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, याद रहे। ठीक है, तो अब दोनों संख्या देखिए, दोनों संख्या क्या दिया हुआ है, एक दिया 26 गुणे एक दिया 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना है, बोलेंगे 13, और गुणे एलसीएम का मान कितना है, 182। अगर इन दोनों का गुणनफल बराबर आ गया तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है, नहीं तो गलत है। गुणा करिए, गुणा करके चेक करिए। चलिए यहाँ पे गुणा करना देख रहे हैं भैया, गुणा करिए। यहाँ पर 91 में गुणा करिए 26 का, देखिए 6 एकम 6, 6 9 54, 1 2 2, 2 9 18, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 और 1 1 2 23 66। ठीक है बाबू, इसका गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 23 66। और इधर आना चाहिए, देखिए 13 दूना के 26 को 6 हासिल 2 का, फिर 13 बट्टे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 को 6 हासिल 10 का, 13 कम 13 13 और 10 23। देखिए बाबू दोनों आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों आ गया कि नहीं भैया, दोनों आ गया ना, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा, सत्यापित है। नीचे लिख सकते हैं सत्यापित है या सत्य है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भैया देखिए अगला सवाल दिया है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 का गुणनखंड करिए भैया, ऐसे भी कर सकते हो, 0 होगा 0 कर लो, यहाँ पर कर लो 51, तो कितना हो जाएगा 51 का बताइए, 17 51, यानी 3 गुणे 17 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा इसका गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया इसका गुणनखंड। फिर कितना है बाबू, 92 है, 92 का भी कर सकते हो आप। 92 क्या हो जाएगा, बानवे का ऐसे करिए तब समझ में आएगा। 2 से काटिए, 2 चौको 8 बच गए, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर कैसे कटेगा बाबू, तो बोलेंगे 23 से कट जाएगा। लिख लीजिए 92 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है भैया, चलिए अब एचसीएफ निकालना हमको है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर जो दोनों मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, 2 लिख दिए, और देखिए कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 मिल रहा है 2 लिखेंगे, फिर क्या मिल रहा है 2 लिखेंगे, फिर 2 नहीं मिल रहा तो इसको भी उतारेंगे, 3 नहीं मिल रहा तो 3 भी लिखेंगे, 5 नहीं मिल रहा तो 5 लिखेंगे, 17 नहीं मिल रहा तो 17 लिखेंगे, 23 नहीं मिल रहा तो 23 भी लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर देंगे, तो एलसीएम बराबर गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, गुणा करिए, गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 23 460, गुणा कर लीजिए, 5 दूना के 10, 10 छक्का 60, 60 यानी 6 हो गया, 0 को आने दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, 17 छक्का 102,
102 है, 0 हो गया। इसमें 23 के गुणा कर दीजिए, 0 6 0 3 0 4 0 2, जोड़ दीजिए, जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, तो जाएगा 6 0 6 4 3 2, 23,460। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। देखा, जांच कीजिए, देखिएगा ध्यान से भैया। हम लोग इसका जांच कर रहे हैं, तो जांच में होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, चलिए रखिए। दोनों संख्या क्या है भैया, एक हमारा 510, दूसर का है 92, बराबर एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम कितना है बाबू, तो बोलेंगे 23,460 है। इनका गुणा करिए, गुणा करिए भैया। देखिए जो आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर की जांच हो जाएगा, नहीं सत्यापित हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। 2 का गुणा करिए इसी में पहले, 2 0 0 कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, यानी 46,920। ठीक है भैया, उसी तरह इधर गुणा करेंगे तो भी आएगा। देखिए 92 0 0, फिर 92 1 कम 92 को 2, हासिल 9 का, फिर 92 बचे, गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5 9 45, 1 46, 460, और 9 इसमें जो बचा हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 469, 469, यानी ये भी हो गया 46,920, 46,920। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी सत्य है, सत्य है, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, सत्यापित हो गया। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं बाबू। चलिए भैया देखिए अगला सवाल दिया है 336 और 54, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसका एलसीएम तो लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड करिए भैया, काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 दूना 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, 7 1 कम 7, 4 2 है, 1 3 है, 1 7 है, 1 2 3 4 को 2 है, 1 3 है और 1 7 है। ठीक है, अब लिखेंगे फिर हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब 54 का कर लीजिए उसी तरह, 54 का ऐसे नहीं तो चलिए ऐसे कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, 3 कम 3, या 54 है, 2 कर लीजिए, 9 6 54, 9 को कर दीजिए 3 गुणे 3, और 6 को कर दीजिए 2 गुणे 3, क्रम से कर लीजिए, 2 और 3 3 है, देखिए वही है, तो लिखेंगे 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब निकालते हैं मान। देखिएगा एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको उतार लेंगे, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 2 मिल रहा है, 2 उतार लीजिए, फिर देखिए 1 3 मिल रहा है, 3 उतार लीजिए, बस अब कुछ नहीं मिल रहा है, बस तो हो जाएगा हमारा 2 3 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम देखना है तो क्या करेंगे, दोनों में जो 2 मिलेगा उसको उतारेंगे, 2 मिल गया, बस 1 2 3 2 बच गया, इन तीनों को उतार लीजिए, फिर गुणे 3 देखिए 1 मिल गया, 1 3, और बाकी 2 नहीं मिल रहे हैं तो इनको भी उतार लीजिए, फिर गुणे 1 7 बच गया। ठीक है, चलिए इनका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया, 16 तिया 48 और गुणे 3 3 के 9, 9 7 63,
गुणा कर दीजिए। 3 अठे 24 को 4, 2 का 3 चौके 12, 12 2 14, फिर 8 छक 48 को 8, हासिल 4 का, 6 चौके 24, 24 और 4 28, जोड़ दीजिए। जोड़िए कितना होगा, 4 हो गया, 8 4 12 को 2, 8 9 1 10 को 0, ये 3, 3024, यानी 3024 ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जांच करना है तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इस पर रख के हम चेक करते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, ये जांच कर रहे हैं हम लोग, देखिए। चलिए मान रख रहे हैं हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या है 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6 है, और गुणे एलसीएम कितना है 3024 है। रखिए गुणा करिए बाबू, गुणा करके देखते हैं, गुणा करिए। 6 चौके 24 को 4, 2 का, 6 दूना के 12, 2 14 को 4, 1 का, 6 0 0 1, 36 18, 18 144, इसमें गुणा कर लीजिए भैया। 336 में 54 का गुणा कर दीजिए। देखिए 6 चौके 24 को 4, 6 4 छक 24 को 4, 4 3 12 13 14, 4 3 12 12 1 13। ठीक है, फिर गुणा करिए। 5 छक 30 को 0 3, 5 3 15, 15 3 18, फिर 5 3 15 1 16, जोड़िए। 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 और 1, ये भी देखिए आ गया। 18 144, 18 144 दोनों बराबर आ गया। नीचे लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है बाबू, नीचे लिख लेंगे अतः यह सत्य है। ठीक है बाबू, हमको जांच करना था, अतः यह सत्य है, यही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 12, 15 और 21, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो हम लोग निकालते हैं, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 कर लेंगे। 2 दूना के 4, 3 12, फिर उस तरह लिख लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5 15, फिर लिख लेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 7 21 हो गया। हमको LCM HCF निकालना है, तो लिख लेते हैं हम लोग HCF बराबर, क्या करेंगे भैया, जो तीनों में मिलेगा उसी को लिख लेंगे, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू, समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा भैया ईमानदारी से। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, देखो 3 है, 3 है, तीनों में 3 मिल गया और 3 लिख देंगे, ये 3 है भैया, तीनों में 3 मिल गया लिख देंगे। और देखो कोई नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बच गया LCM की बात आ गई। अब LCM में क्या करेंगे, जो तीनों में मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे, और जो किसी में नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2 पहले चेक करते हैं, छोटे से 2 देखिए है, नहीं है, इसको उतार लीजिए। ये 2 देखिए कहीं है, नहीं है, इसको भी उतार लीजिए। 3 देखिए, तीनों में एक 3 मिल गया, तो इसको उतार लीजिए। 5 देखिए किसी में है, नहीं है, तो इसको उतार लीजिए। 7 किसी में नहीं है, तो इसको भी उतार लीजिए। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है बाबू, तो गुणा करेंगे इनका तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 सत्ते 70, और 3 दूना के 6, 70 में 6 का गुणा कर देंगे, 70 गुणे 6, 6 सत्ते 42, और 8 0 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बाबू 420। इसका LCM कितना आ जाएगा भैया, 420 हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आपका आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए दिया है 17, 23 और 29, इनका हमको LCM और HCF निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 का क्या हो जाएगा बाबू, 17 गुणे 1 हो जाएगा,
23 का क्या हो जाएगा, 23 गुणे 1 हो जाएगा। 29 का हो जाएगा 29 गुणे 1, क्योंकि यह किसी से नहीं कटता है, अपने अलावा किसी से नहीं कटेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में मिलेगा, ठीक है ना। जिसका गुणनखंड कोई नहीं होता है, स्वयं कटता है, तो उसमें एक ओवरनिष्ठ होता है, ठीक है भैया। तो एक 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 बताओ, तीनों में कौन मिल गया, एक मिल गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो तीनों मिलेगा, बताओ 1 मिला तो 1 कर लेंगे। 17 देखिए नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, 29 नहीं मिल रहा है। अब इन सबका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 11, 33, 9, ठीक है। गुणा करके देख लीजिए, 23 में 17 गुणा करिए, 7 त्रिके 21, 7 दूना के 14, 14 15 16, फिर 3 1 कम 3, 1 2 2, 1 हो जाएगा 36, 9 2 1 3, इतना आ गया। फिर इसमें 29 गुणा करिए, 9 1 कम 9, 9 9 81, 1 9 3 27, 27 और 8 8 7 15 35, फिर 2 1 कम 2, 2 9 18, फिर 2 3 6 1 7, जोड़ दीजिए। देखिए ये 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 हो जाएगा, 7 3 10 1 11, 11 33 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर एक क्या है, एचसीएफ है। चलिए भैया देखिए अगला सवाल दिया है 8 9 25 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। 9 का करेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा। 25 का करेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा। बताइए 2 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, किसी में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, एक सब में उभयनिष्ठ होता है, गुणनफल के रूप में होता है। अब एक कर देंगे तो बताइए तीनों में क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे 1 मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब गुणनखंड 2 संख्या दिया हुआ भाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 दिया हो 4 दिया, अगर उसमें किसी में कोई नहीं मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक सब में कॉमन होता है। इसका कोई कह दे कि 5 और 6 का मासा बताइए, तो हमेशा क्या लिखेंगे, एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि इसका गुणनखंड कर देंगे 5 होगा, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 3 6 होगा। नहीं मिल रहा है तो एक सब में कॉमन होता है, तो 1 मिल गया तो हमारा मासा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मासा एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 3 2 है, इनको लिख लेंगे, फिर 2 3 है, किसी में नहीं मिलेगा उसको भी उतारते जाएंगे, 2 5 है, इनको भी उतार लेंगे, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, सबका गुणा करिए, तो गुणा करिए से 5 5 25 दूना के 50, फिर 50 दूना के 100, 100 दूना के 200, और 3 3 के 9, 200 में 9 गुणा कर देंगे, 9 दूना के 18, 1800 हो जाएगा, ठीक है भैया। ये 1800 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा भैया। आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए भैया, प्यारा सा कमेंट करते रहिए आप लोग। चौथा सवाल देखिए दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का निकालना है, ठीक है। दिया है एचसीएफ, कोष्टक में लिखा है 306, कामा देखिए 657, बराबर लिखा है 9। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो पूछ रहा है एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, इधर एक सूत्र होता है बाबू, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या, याद रखिएगा, ये सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा यानी एचसीएफ। तो लगा दीजिए, तो एलसीएम 306 कामा 657 बराबर पहली संख्या क्या हमारा है 306 है, गुणे दूसरी संख्या 657 है, बटे मासा कितना दिया हुआ, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को लगा दीजिए, काट दीजिए, काटिए इसको 9 से, देखिए कट रहा है का, 9 से काटिए, देखिए 9 7 63, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 3 27, यानी हो गया 306 गुणे 73। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा एलसीएम 306 कामा 657 बराबर, गुणा करिए 306 में 73 गुणा करिए, 3 6 18, 1
3 तरीके 9, 7 तरीके 1, 7 छक 42 को 2, 7 छक 42 को 2, 7 शून्य 0 4, 7 तरीके 21, 8 3, 9 4 13 3 और 2 2, 22 33 8। ठीक है भैया, 22 33 8 इसका, 22 33 8 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। 50वां सवाल देखिए दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे या 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, फिर 6 घाते n करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुणे 3 घाते n है तो घाते n कर लेंगे। ठीक है, और 0 पर समाप्त होगा, 0 पर याद रखिएगा तभी समाप्त होगा कोई भी अंक जब उसमें 2 और 5 होगा। इन दोनों में से अगर कोई एक एब्सेंट है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे 6 घाते n के गुणनखंड में 5 नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है। पाँच नहीं है। छह घाते n के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है, अतः 2 और 3 है, अतः कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 6 घाते n में 0 अंक पर समाप्त हो। ठीक है भैया, 0 अंक पर समाप्त कब होगा, जब उसमें 2 के साथ साथ एक 5 का होना बहुत ज़रूरी है। 2 रहेगा, इसके साथ साथ 5 का होना ज़रूरी है, लेकिन 6 में 2 और 3 है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं रहेगा तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त होगी 6 घाते n के लिए। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। देखिए भैया प्रश्न दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको व्याख्या करना है। चलिए भैया देखिए दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ठीक है, चलो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 कामन ले लीजिए तो बचेगा हमारा 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा फिर 13, ये कितना हो जाएगा 77 धन 1, यानी हो जाएगा या 13 गुणे 77 और 1 78। गुणा कर दीजिए, गुणा करिए भैया, 78 में गुणा करिए 13 का, 3 × 8 24 को 4, 2 का 3 × 7 21 22 23, फिर 1 × 8 8, 1 × 7 7, जोड़ दीजिए 4 8 3 11 को 1, 7 2 9 1 10, 1014। ठीक है, या चाहे तो सीधे गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, 11 7 77, 77 में 13 गुणा कर दीजिए, फिर 13 जोड़ दीजिएगा। देखिए 11 7 77, 13 गुणा करिए, 3 7 21 को 1 हासिल 2 का, 3 7 21 22 23, फिर 7 हो जाएगा, 23 है, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 1 हो गया, 7 3 10, 7 2 9 1 10, इतना हो गया। इसमें क्या करना है, 13 जोड़ देना है, 13 को जोड़ दीजिए, 13 को जोड़ेंगे तो बताओ 1 0, 1 में 13 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 1014 वही आया है। ठीक है ना, अब लिख देंगे आगे जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है,
पूछ रहे क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि यह अपने अलावा और किसी संख्या से कट सकती है। देखिए 2 से भी कट जाएगी, 4 5 1 6 3 से भी कट जाएगी, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। तथा दूसरी क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 के बाद लिखा है गुणे 1 और धन 5 लिखा है। ठीक है, चलिए वैसे लगाते हैं। 5 कामा ले लीजिए इसमें से, फिर सबका गुणा करके 5 जोड़ दीजिएगा, 5 कामा ले लीजिए, तो बचेगा हमारा, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 मत लिखिए, धन 1 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए गुणे 1 धन 1, फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42, और फिर गुणे 4 3 12 दूना के 24 और प्लस 1, फिर करिए आगे 5 गुणे, गुणा कर दीजिए 42 में 24 का गुणा करिए, 4 दूना के 8 4 चौके 16, 2 दूना के 4 2 चौको 8, 8 हो गया, 6 4 10 0 8 9 1 10, 1008 हो गया, ये हो गया 1008, और यह धन 1 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, जोड़िए आगे, देखिए क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 5 9 45 को 5, 4 का 5 0 0 4, फिर 5 0 0, फिर 5 1 5, ये हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब ये भी लिखेंगे एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेगा तो भाज्य संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगी बाबू, जो एक भाज्य संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सोनिया को, ध्यान से देखिएगा बाबू, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लग रहा है, 18 मिनट। ठीक है, फिर लिखेंगे उसी तरह रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। दोनों, चूँकि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, अतः एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। लिखेंगे 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 18, 12 का गुणनखंड, 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 3 12। ठीक है भैया, चलिए अब क्या करेंगे,
अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो दोनों मिल रहा है दो, दो लिख लेंगे। अब देखिए एक ठे 3 मिल रहा है, एक ठे 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। एक 3 मिल रहा है तो एक को लिख लीजिए, एक 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए। मिल रहा है 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे। फिर एक 2 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। एक 3 मिल रहा है तो इसको लिखेंगे, एक 3 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। तो गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 तिहाई 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36, 36 मिनट। ठीक है, अब आंसर लिख लेंगे। दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सिद्ध कीजिए कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात कहेगा तो हम उसको परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब मान कर चलेंगे कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे कौड़ी में 2, यह किसके बराबर हो सकता है, P बटे Q के। ध्यान दीजिएगा, P बटे Q के बराबर करेंगे तो यहीं पर लिख लेंगे एक लाइन, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। याद रहे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ होना चाहिए, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल या Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे ताकि ये कौड़ी हटे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क करेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 इसका वर्क कर देंगे तो इधर हो जाएगा P बटे Q, इधर हो जाएगा हमारा P बटे Q, इसका वर्क कर देंगे। ठीक है, वर्क करने का मतलब है कि इसका 2 बार गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा करना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो होगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कौड़ी में 4, कौड़ी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। ठीक है, यानी 2 बराबर इधर हो जाएगा हमारा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। यहीं पर दिखा लेना है आप। अगर कौड़ी x का कौड़ी में x में गुणा करते हैं तो x कौड़ी से बाहर निकलता नहीं, x होता है। ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक Q इधर भेजेंगे ताकि उधर भी एक बीजी पद हो जाए। ठीक है बाबू, तो 2 बराबर इसको लिखेंगे हम लोग P स्क्वायर बटे Q इंटू Q। एक Q इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2Q बराबर P स्क्वायर बटा के Q। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, चूँकि 2Q एक पूर्णांक है, 2Q एक पूर्णांक है तथा P स्क्वायर बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। नीचे लिख लेंगे लेकिन P स्क्वायर बटे Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे लिख लेंगे इसलिए P स्क्वायर बटे Q इज नॉट इक्वल टू Q, यानी P स्क्वायर बटे Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 2Q नहीं है, और 2Q में P स्क्वायर बटे Q नहीं है,
तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, ना इसका इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ना इसका इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम लोग अतः इसलिए कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो हमारी, जो हमने कल्पना की है ना, माने है ना, मानना है कल्पना करना की परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। नीचे लिखेंगे अतः कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, इतना लिखने के बाद नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना लिखेंगे, यही हमारा और आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है भैया, उम्मीद कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कड़ी 3 करेगा तो बस इसी जगह कड़ी 3 कर देंगे बाबू। चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। बस लिखेंगे हम लोग उसी तरह, डरना नहीं है बाबू। कड़ी में 3 बराबर P बटा Q, फिर लिख लेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। फिर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब जब सिर्फ कड़ी रहेगी तब तब वर्ग करेंगे। कड़ी के साथ कोई गुणा भाग जोड़ घटाना में आ जाएगा तब वर्ग नहीं करेंगे। देखिए आगे आएगा सवाल, तो पूर्ण वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा P बटे Q का वर्ग, वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, एक यहाँ से Q इधर भेजेंगे, गुड। 3 बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q इंटू Q, एक Q भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा 3Q बराबर P स्क्वायर बटा के Q। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहीं पर, चूंकि क्या लिखेंगे आप, 3Q एक पूर्णांक है, 3Q एक पूर्णांक है, P स्क्वायर बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन P स्क्वायर बटे Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे लिख लेंगे, इसलिए P स्क्वायर बटे Q इज नॉट इक्वल 3Q। नीचे लिख लेंगे, इसलिए कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है यानी खिलाफ है, कल्पना के विरुद्ध है। मतलब हम माने कल्पना किए कि परिमेय है, लेकिन परिमेय का निष्कर्ष नहीं दे रहा है, परिमेय का गुण इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम जो कल्पना किए उसके क्या है, विरुद्ध हो गया। तो नीचे लिख लेंगे अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इतना सब में लिखते चलेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल लिख दिया है, दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P/Q है, जो लिख लेंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, या लिख सकते हैं Q इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप। चलिए इतना हो गया। अगर कड़ी रहेगा तब हम वर्क करेंगे, कड़ी नहीं, कड़ी के साथ कोई संख्या जुड़ा हुआ है, जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में है, तब वर्ग नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, इस कड़ी के मान को हम प्लस करेंगे। माइनस में है, ये प्लस तभी होगा जब इसको पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, यह प्लस है, इसको इधर लाइए, तो माइनस P/Q हो जाएगा, बराबर इस कड़ी 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इधर का उधर कर दीजिए, कड़ी में 3 बराबर 5 माइनस P/Q। ठीक है, अब नीचे लिख लेंगे 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि 5 माइनस कड़ी में 3 क्या किए, इसको माने परिमेय। अब देखिए, एक परिमेय एक अपरिमेय हो गया तो बराबर नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा तो जो माने वह नहीं हो सकता। तो 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। अतः अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे भैया, उसके बाद देख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बस यही करना है बाबू, ज़्यादा नहीं कुछ है, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं रे बाबा, हेंस प्रूव्ड, बस आपका आंसर हो गया, यही करना है बाबू। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला सवाल देखिए दिया है, दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे लिख लेंगे, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे उसी तरह, 3 कड़ी में 2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। क्या करेंगे, बोलें सिर्फ कड़ी को रहने देना और प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है, कड़ी है तो इसको रहने दीजिए बस। कड़ी में 2 बराबर, ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, नहीं भाग में हो जाएगा। तो P/Q ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नीचे लिखेंगे
चूँकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे हम लोग। फिर चूँकि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख लेंगे वो हेंस प्रूव्ड, यहीं पर लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बस आपका प्यारा सा आंसर हो गया बाबू। कुछ नहीं करना है भैया, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा, कुछ नहीं है, सब एकदम आसान है बाबू। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे लगाएंगे बाबू, 5 बराबर कर लेंगे P/Q, यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। फिर क्या करेंगे, ओवर करने पर। क्यों ओवर करेंगे, क्योंकि कड़ी में सिर्फ 5 है, ठीक है। अगर यहीं पर 2-3 गुणा में आता तो नहीं करते, चलिए, या जोड़ घटाना में आता तो नहीं करते। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कड़ी 5 का वर्ग करेंगे बराबर P/Q, इसका वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। फिर क्या करेंगे, गुड, एक Q इधर देंगे तो जाएगा 5 बराबर P²/Q इंटू Q। एक Q को दे देंगे तो हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिख लेंगे, चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, 5Q एक पूर्णांक है, P²/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसे लिख लेंगे। इसलिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख करके नीचे लिख देंगे बाबू हेंस प्रूव्ड, लिख देंगे भैया HENCE हेंस प्रूव्ड PROVED, हेंस प्रूव्ड माने इस प्रकार सिद्ध किया गया है। ठीक है बाबू, बस यही करना है। चलिए अगला देखते हैं भैया। चलिए अगला सवाल लिख दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर P बटे Q लिख देंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए कड़ी के साथ गुणे में भी प्लस में भी है संख्या, तो इनको पक्षांतर करेंगे हम। तो पहले 3 को भेजेंगे उधर, तो हो जाएगा हमारा 2 कड़ी में 5 बराबर, देखिएगा बाबू P बटे Q, ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -3। हमको कड़ी सिर्फ कड़ी करना है, उसके साथ किसी भी संख्या को जोड़ घटाना के रूप में नहीं करना है। तो -3 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। इधर कोई संख्या गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इधर जितनी संख्या रहेंगे सबके बटे होगा। 2 है इधर आएगा तो 2Q हो जाएगा, फिर 2 है इधर आएगा तो इसके बटे भी 2 हो जाएगा, और कोई संख्या रहेगी तो उसके बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब लिखेंगे हम लोग, चूँकि P बटा के 2Q माइनस 3 बटा के 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे नीचे अपरिमेय संख्या है, नीचे लिखेंगे 3 धन 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो नीचे लिख लेंगे, इसलिए 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही लिखना है बाबू। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला दिया है 1 बटे कड़ी में 2, दूसरा का दिया है 7 कड़ी में 5, तीसरा का दिया है 6 धन कड़ी में 2। चलिए अब दिया है एक, मान लेते हैं, माना 1 बटे कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे इसको 1 बटे कड़ी में 2 बराबर P बटा के Q, तिरे गुणा कर दीजिए, तिरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2P बराबर Q, हमको सिर्फ कड़ी करना है, तो कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा Q, एक गुणे में बटा के P हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बटे कड़ी में 2 बराबर P बटे Q, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कड़ी में 2 बटे 1, तो इसको उल्टा कर दीजिए बाबू, Q बटा के P, बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर Q अपान P, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, और लिख देंगे हम लोग, चूँकि Q बटा के P एक परिमेय संख्या है, Q बटे P एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 2
एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख लेंगे हम लोग। इसलिए 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। नीचे लिख लेंगे अब। अतः 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस लिख लेंगे बाबू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, उम्मीद करें आप लोगों को मक्खन की तरह समझ में आया होगा। अगर इसी तरह एकदम आसान वीडियो देखना है बाबू, पूरे कक्षा 10 की पूरा गणित आपको एकदम आसान मक्खन की तरह चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकें। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं भैया। माना 7/5 दिया है। 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q। कड़ी रहना चाहिए इधर सिर्फ। 5 बराबर P/Q। 7 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे 7Q। बस नीचे लिख लेंगे। क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लिख लेंगे। इसलिए 7/5 एक परिमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यानी जो माने परिमेय है उसके खिलाफ है, विरुद्ध है। तब नीचे लिख लेंगे बाबू। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया। इतना लिखने के बाद यहाँ पर दिखा देंगे बाबू, Q इज नॉट इक्वल 0। सब में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब लिख लेंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है 6/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना 6/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए बाबू, 6/कड़ी में 2 बराबर परिमेय संख्या P/Q। यहीं पे दिखा लेंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। पक्षांतर कर दीजिए। कड़ी में 2 बराबर P/Q -6। ठीक है, बस इसके बटे 1 कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए। चूँकि P/Q -6/1 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लिख लेंगे, इसलिए 6 धन कौड़ी में 2 6 धन कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या होगी जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 6 धन कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है भैया। इसके बाद नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बस यही सब करना है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आ रही है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।